नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए, वहीं 30 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। एनसीआर के कई स्कूलों को संक्रमण के चलते बंद भी किया गया है और पिछले एक हफ्ते में संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मास्क फिर से लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो वहीं वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। क्या अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में पाबंदियों का दौर लौट आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। नंबर तो बढ़ गए हैं, एकदम से सडन सर्ज आया है। कहाँ 100, 120, 110 था इन दिल्ली इटसेल्फ और कहाँ 1000 क्रॉस कर गया पिछले 4-5 दिनों में एवरीडे। सो ये केसेस नंबर बढ़े हैं। हमारे फ़ोन में बजने फिर से शुरू हो गए हैं ऑल द टाइम। एडमिशन्स भी हो गई हैं। फॉर्चुनेटली ज़्यादातर माइल्ड केसेस हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा किसी को ऑक्सीजन की कमी या ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अभी तक नहीं है और मैं आशा करता हूँ ना ही हो। और ऑफ कोर्स इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम वैक्सीनेटेड हैं। सब लोग उन्होंने काफ़ी वैक्सीन लगा चुके हैं, मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा है इंडिया का। सो इसलिए यहाँ तो डिजीज़ हुई नहीं है उनको, अगर हुई है तो बड़ी माइल्ड फॉर्म में हुई है। आज कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही बचाव कैसे किया जा सकता है ये भी जानेंगे। डॉक्टर रजनीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि कोरोना की वर्तमान स्थिति आप देश में क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है मौजूदा स्थिति को देखकर कि देश को अब पाबंदियों की जरूरत है, तभी कोरोना से बचाव किया जा सकता है? दिल्ली में जो मास्क कंपलसरी करने का पहले ऑर्डर आ चुका था, उसको आज रिवर्स कर दिया गया। फिर से पाबंदी लगाई गई और मास्क के बिना पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना फिर से लगा दिया गया है। तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, 4th वेव की एक आहट तो है, बट पाबंदी ज्यादा उससे उन चीजों को समझें और हम लोग सेल्फ इम्पोज करें, ये चीज तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मास्क लगाने से हमें कोरोना बचाव मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो सांस के रोगी हैं उनको बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाव मिलेगा। तो बाहर निकलते समय मास्क लगाना इन जनरल एक अच्छी आदत है, जिसको हम लॉन्ग टर्म अगर अपने अंदर डालते हैं और उसको अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें और भी जगह वो चीजें फायदा देंगी। और डेफिनेटली कोरोना को देखते हुए, जैसे उसके केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, तो डेफिनेटली मास्क हमें दोबारा से पहनना शुरू करना चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, मास्क के अलावा आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ पाबंदियां ऐसी हैं, हालांकि सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई हैं, लेकिन अब पिछले 2 से 3 साल से हम कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में भी अब जागरूकता बढ़ चुकी है, तो इसके अलावा आप क्या सलाह देंगे कोरोना से बचाव को लेकर? ये देखिए, जो बेसिक मेजर्स हैं तो यही हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और वैक्सीनेट होना, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कोरोना से भी बच सकते हैं। और जो हर दिन एक नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, आए दिन एक नया वेरिएंट सुनने को मिलता है, जो वेरिएंट बनने की स्पीड वो भी वैक्सीनेशन से स्लो होगी। तो जैसे जैसे हम 100% वैक्सीनेशन की तरफ अचीव करने के गोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे नए नए वेरिएंट्स, जो खतरनाक वेरिएंट्स है, उनका आना भी कम होगा। तो ये 3 सबसे मेजर तरीके हैं। आई थिंक सभी को आज 2 साल के अवधि में लगभग सभी को चीजें पता चल चुकी हैं। उनको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर उनको थोड़े भी सिम्टम होते हैं तो उनको आइसोलेट करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के अभी जो हम देख रहे हैं मेनली सिम्टम्स माइल्ड आ रहे हैं। तो अगर आपके सिम्टम आना शुरू हो, घर में लोग भी हैं तो आपको आइसोलेट होना चाहिए। स्पेशली अगर जो आप साथ लोग रह रहे हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको तुरंत ही सिम्टम आते हुए आइसोलेट होना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल आपको टेस्टिंग अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी वैक्सीनेट जो लोग अभी भी नहीं हुए हैं या जिन्होंने बूस्टर डोज अपनी नहीं लगाई है, उनको आगे वैक्सीनेशन करना चाहिए। बेसिक यही तरीके हैं जिनसे हम बच पाओगे। और डॉक्टर श्रीवास्तव, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। इससे कितनी बड़ी राहत हम मान सकते हैं? क्योंकि लगातार अगर 4th वेव की हम बात कर ले तो ये कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी बच्चों को लेकर काफी ज्यादा डर देखा जा रहा था। अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी
वैक्सीन लगेगी तो कितनी कारगर ये साबित होगी और साथ ही किस हद तक ये उस एज ग्रुप का बचाव करेगी? ये काफी राहत की बात है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बच्चे ही ऐसे एज ग्रुप थे जो छूट गए थे, वही लोग अभी तक अनवैक्सीनेटेड थे और वही लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे। वल्नरेबल इसलिए क्योंकि बच्चे ही बाहर जाते हैं ज्यादा खेलने के लिए या स्कूल में अपने, और स्पेशली जब क्लासरूम में जा रहे हैं तो यूजली क्लासरूम्स होते हैं, उनको साथ साथ क्लोज बैठना होता है, तो बच्चे ही सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं और बच्चे ही सबसे ज्यादा अनप्रोटेक्टेड थे अभी तक। तो बच्चों में वैक्सीनेशन जल्दी शुरू करने की नीड तो थी, काफी सालों से, काफी दिनों से बच्चों की पढ़ाई भी इस वजह से अफेक्ट हो रही है, स्कूल क्लोज चल रहे थे, बहुत एक सेशन ऐसा ही चला गया कि बिना एग्जाम से ही बच्चों को पास करना पड़ा। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि 6 से 12 साल के बच्चे अगर वैक्सीनेट होंगे, उनमें इम्यूनिटी रहेगी, तो हम स्कूल्स को रेगुलरली ओपन कर सकेंगे, जो पढ़ाई पर प्रेशर आया है उसको भी कम कर सकेंगे। 2 वैक्सीन अभी अपना अप्रूव हो चुकी है, एक कोवैक्सीन तो अप्रूव हुई है 6 से 12 साल के लिए, एक और वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स करके 5 से 12 साल के, उसको भी अप्रूव किया गया है। तो ऑलरेडी अप्रूव है, तो अप्रूवल मिलेगा या और भी लोअर एज ग्रुप को अप्रूवल मिलेगा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को हम वैक्सीनेट कर सकेंगे और स्कूल्स और नॉर्मल फंक्शनिंग दोबारा से वापस अपने ट्रैक पे आ सकेगी। वाकई में ये बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर उससे नीचे हम एज ग्रुप की बात करें तो उनके लिए अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। तो अगर हम उनसे नीचे जाते हैं एज ग्रुप में, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि उससे अगर छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं तो वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? अभिभावकों को क्या कुछ ध्यान में रखना होगा जिससे कि कोरोना से उन बच्चों का बचाव हो सके, क्योंकि अभी वक्त है उनको परमिशन मिलने में वैक्सीनेशन को लेकर? जी, वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली अभी 5 साल के नीचे तो कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं है। दूसरी बात, इवन जो हम 6 से 12 साल की वैक्सीन अभी अप्रूवल मिला है, उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगेगा, और इवन वो अगर वैक्सीन लगवाते भी है तो इम्यूनिटी डेवलप होने में, जैसा हम जानते हैं, 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो जो बेसिक मेजर्स हैं वो तो अभी भी करते रहने चाहिए। इवन 6 से 12 साल के बच्चे को ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन लग गई तो उनको अपने प्रिकॉशंस छोड़ देने चाहिए, तो वैक्सीनेशन के बाद 1.5 से 2 महीने इम्यूनिटी डेवलप होने लगते हैं। तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो अपने कोशिश करें कि क्लास के अंदर मास्क लगा के रखें। कई बार हम देखते हैं कि क्लास में मास्क बच्चे नहीं लगाते हैं, और अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। जो छोटे बच्चे जिनको अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया है, उनके लिए जो बेस्ट चीज है वो है हर्ड इम्यूनिटी। मतलब ये है कि बच्चे जब घर में रह रहे हैं तो अगर बाकी बड़े सारे प्रोटेक्टेड हैं, वो बाहर से वायरस नहीं लेके आ रहे हैं, तो बच्चे को वायरस का एक्सपोजर कम होगा। तो आपके घर में अगर 4-5 लोग हैं तो उन, और छोटा बच्चा है जो भी अनप्रोटेक्टेड है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सारे लोग वैक्सीनेटेड हों, प्लस सारे लोगों का एक्सपोजर कम से कम हो। मतलब हम बाहर जब जा रहे हैं तो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें, मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। अगर हमें कोविड नहीं होगा तो फिर बच्चे को होने का चांसेस कम है, तो उसको इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू। तो छोटे बच्चों के लिए बेस्ट तरीका भी यही है कि बड़े सारे प्रोटेक्टेड रहें तो उससे छोटे बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। ठीक, तो ये अभिभावकों को ही ध्यान में रखना होगा कि वो कैसे 6 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों को कोविड से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये डॉक्टर रजनीश कि अब 4th वेव आ रही है। अब ऐसे में ये वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी, इसको लेकर अभी भी कई तरह के शोध किए जा रहे हैं। कोई भी जो संस्था है या फिर शोधकर्ता है वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, खास करके अगर हम बात करें नए वेरिएंट की, एक्सी वेरिएंट की, तो वो कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है? देखिए, काफी वेरिएंट्स इस समय सर्कुलेशन में है। BA1, BA2, X2, BA4, BA5, ये सब भी अभी देखने में आ रहे हैं। और नए नए वेरिएंट जैसे वायरस म्यूटेट करते हैं, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता है, तो नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। फॉर्चुनेटली इस बार जो केसेस हैं वो भी माइल्ड हैं। लकीली अभी तक बहुत सारे डेथ्स देखने को नहीं मिले हैं। 10 या 12 डेथ्स कल तक तो लास्ट 1 वीक या 2 वीक्स में थे। तो जो नंबर ऑफ डेथ्स है या जो नंबर ऑफ सीरियस केसेस हैं वो बहुत ज्यादा राइज नहीं किए हैं। लकीली किस्मत से इस बार जो भी केसेस हो रहे हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन है। तो 4th वेव को लेके हमें गंभीर तो रहना है, इसको लेके हमें सचेत रहना है, और जो प्रिकॉशंस है उसको सारे फॉलो करने हैं। बट पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड वेव जैसा अभी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी, इतने ज्यादा सीरियस केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपने सारे प्रिकॉशंस लें, बट पैनिक करने की आवश्यकता एट दिस स्टेज तो नहीं लग रही।
और जो सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि अब 2 से 3 साल हो चुके हैं। अब लोगों को खुद से सीखने की जरूरत है, लोगों को अब पाबंदियों का पालन या फिर कोविड की गाइडलाइन का पालन खुद से करने की जरूरत है। उस बीच भी सरकार को पाबंदियां लगाने की जरूरत पड़ रही है। लोग आज भी उतना ज्यादा अवेयर कोविड को लेकर नहीं देखे जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब तो इतना वक्त गुजर गया है कि जो भी गाइडलाइन है उसको ये वक्त आ चुका है कि अब अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को अब फोर्स करना पड़ रहा है, जुर्माना लगाना पड़ रहा है कि आज भी कोविड को आए हुए देश में 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बाद भी सरकार जुर्माना लगा रही है ताकि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी बिल्कुल, आइडियली तो यही होना चाहिए कि अभी लोगों को खुद से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। जैसे ही हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये अपने अंदर खुद से आना चाहिए कि हमें अपनी ही सुरक्षा हम करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा, हमारी सुरक्षा होगी। उसमें मास्क लगाना चाहिए। पर हमने जैसे देखा कि जैसे ही मास्क के रेस्ट्रिक्शन हटाए गए 2 हफ्ते पहले, वैसे ही अचानक से केसेस बढ़ गए। जब भी ये कंपलसरी से हटाया गया था कि अब मास्क पहने कंपलसरी नहीं, उसी के बाद हमारे सर्ज ऑफ केसेस देखने को मिले। तो अनफॉर्चुनेटली अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोग इसको खुद से फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए पाबंदियां लगाना जरूरी हो जाता है। हमारे जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या काफी हेट्रोजेनस है और एजुकेशन लेवल लोगों का अलग अलग है, तो इसलिए पाबंदियां लगाना एक हद तक सही हो जाता है। तो इसलिए मास्क की पाबंदी जैसे हमने देखा है दिल्ली को दोबारा लगा दी गई है, तो कुछ पाबंदियां तो लगानी पड़ेंगी अगर हम रैपिड इंक्रीज जो हो रहे हैं केसेस को उसको रोकना चाहते हैं। बट लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम लोग खुद से इस चीज को अपनी हैबिट्स में लाएं। जैसे हमने पहले बताया कि मास्क से जो सांस के गंभीर रोगी हैं उनको और रोगों में भी सहायता मिलती है। अगर आपको सीओपीडी या एस्थमा बीमारी है तो जो बार बार सांस की दिक्कत बढ़ जाती है उसमें आपको सहायता मिलेगी। अगर आपको एलर्जीज है तो भी मास्क आपको, टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचने में भी मास्क सहायता करता है। स्वाइन फ्लू कई बार बढ़ते हैं केसेस, उससे भी। तो मास्क से हमें कई ऐसी बीमारियां जिससे बचने में सहायता मिलती है, जिससे मास्क में बचाता है। तो मास्क पहनना एक अच्छी आदत है, जिसको हम लॉन्ग टर्म में अपने हैबिट्स में ला सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको सांस से जुड़ी गंभीर को बाहर निकलते समय या क्राउडेड जगह जाना है, मास्क का प्रयोग करना है। और डॉक्टर रजनीश, आपने नए वेरिएंट का यहाँ पर जिक्र किया कि कई तरह के कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं। इनके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या पहले के कोविड की तरह ही सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, पुराने वेरिएंट की तरह ही, या सिम्टम्स में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? ये जो वेरिएंट है ज्यादातर ओमाइक्रॉन से जुड़े हुए सब वेरिएंट है, ओमाइक्रॉन स्ट्रेन से ही जुड़े हुए BA.1 BA.2 या एक्टिव वेरिएंट जो BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी ओमाइक्रॉन से जुड़े हुए ही हैं। ज्यादातर केसेस में हमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना, खांसी आना, कुछ लोगों को सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे वेरिएड प्रेजेंटेशन जैसे हमें ओमाइक्रॉन के समय मिले थे, तो जो उनके वेरिएंट्स हैं चूंकि उन्हीं से डिसेंडेंट है, उन्हीं से आए हुए वेरिएंट्स हैं, तो जो सिम्टम्स हैं ओमाइक्रॉन जैसे ही देखने को मिले। तो सिम्टम्स पहले की तरह ही है, लेकिन अगर हम सीजन की बात करें तो कई बार सर्दी जुकाम और कोविड के सिम्टम्स में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फर्क कैसे किया जाए कि ये कोविड के सिम्टम्स है या फिर नॉर्मल वायरल हुआ है? क्योंकि कई सारे लोग तो इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद में कोविड आता है, आकर लोग ठीक भी हो जाते हैं, फिर बाद में जब पता चलता है, जब इम्यून सिस्टम या फिर हम कहें कि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, कई बार जब टेस्ट करवाने के बाद में इसकी जानकारी लगी है व्यक्ति तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी ठीक हो चुका है। देखिए दोनों के सिम्टम्स काफी सिमिलर हैं और दोनों में बहुत ओवरलैप है, तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर कहना बहुत मुश्किल है कि ये कोविड ही है या ये नॉर्मल सर्दी जुकाम ही है। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई ऐसे लोग रहते हैं जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जिनको गंभीर बीमारी है, तो हमें अगर कोई भी सिम्टम आते हैं तो हम डेफिनेटली टेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम टेस्टिंग कर पाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी पता कर पाएंगे कि हमें कोविड है और हम जल्दी से जल्दी आइसोलेट हो सकेंगे, अपने आप को उन लोगों से दूर रख सकेंगे और उनको बीमारी देने से बचेंगे। अगर आप अकेले रहते हैं या आपके साथ ऐसा कोई नहीं रहता है जिसको गंभीर बीमारी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो आप उसको कुछ भी सर्दी जुकाम मान के ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आप बड़े परिवार के साथ रहते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये गंभीर बीमारी हो सकती है, तो उसमें तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आते हैं सर्दी जुकाम बुखार,
तो अपनी टेस्टिंग अवश्य करें, क्योंकि हम सिर्फ लक्षण के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि जो सीजनल सर्दी जुकाम है वो उसमें सांस फूलना अनयूजुअल है। मतलब आपको जो सीजनल सर्दी जुकाम होगा उसमें नाक बहना, छींक आना, मेनली ये सिम्टम्स होंगे, या थोड़ी बहुत खांसी या बहुत बदन में दर्द होगा। अगर आपको सांस से जुड़े हुए दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अगर आपकी सांस फूलती है या सांस तेज तेज चलने लगती है, या आप थोड़ी दूर चलने में थक जाते हैं, या आपका ऑक्सीजन लेवल डिप होता है, तो ये सीजनल सर्दी जुकाम में ऐसा बहुत कम या रेयर है। तो ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो ये डेंजर साइंस होते हैं। उस समय आपको डेफिनेटली टेस्टिंग करनी चाहिए, भले ही आपके साथ और कोई ना आप ट्रांसमिट करने का रिस्क नहीं भी हो, तो भी आपको डेफिनेटली टेस्टिंग करनी चाहिए कि ये गंभीर कोविड के लक्षण। ठीक। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आज यही है कि कोविड का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जब जब कोविड के केसेस बढ़ते हैं उस वक्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है या फिर पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं। अगर हम वैक्सीन को लेकर भी बात कर ले तो ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन या फिर हम इसे बचाव कह सकते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? शुरुआत में जब कोविड आया तो पहली वेव की बात हुई, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब चौथी वेव आने की बात हो रही है। तो ऐसे में आखिर कोविड से छुटकारा कब मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी वायरल बीमारियां देखेंगे तो जो वायरल डिजीजेस होती हैं उनकी नेचुरल हिस्ट्री ऐसे ही होती है। उनमें एक दो बड़ी वेव्स आती हैं, फिर छोटी छोटी वेव्स आती हैं, कई सारी 3-4, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बीमारी एंडेमिक हो जाती है। मतलब वो पैंडेमिक से एंडेमिक हो जाती है। मतलब पहले क्या होता है कि अचानक से वो बीमारी जैसे ही पता चलती है पूरी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि शुरू में उस बीमारी से किसी को भी इम्यूनिटी नहीं होती। फिर जैसे जैसे लोगों के अंदर उस बीमारी की इम्यूनिटी डेवलप हो, तो वैसे वैसे आगे की वेव्स होती है, सब्सिक्वेंट वेव्स तो थोड़ी छोटी, और फिर अगर जैसे ही सब लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, आइदर वैक्सीनेशन से या फिर नेचुरल इन्फेक्शन, तो वो बीमारी एंडेमिक हो जाती है। मतलब वो कहीं कहीं आउटब्रेक होता है। जैसे हम स्वाइन फ्लू में हमें देखने को मिलता था कि बीच में स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ते थे और उसके बाद बीच में खत्म हो जाते थे। लेकिन अगर वो वायरस बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, जैसे कि जो सीजनल फ्लू का वायरस है वो इतना ज्यादा चेंज होता है कि उसके प्रति इम्यूनिटी आ ही नहीं पाती। तो अगर ये वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट करता रहेगा तो शायद इसके प्रति इम्यूनिटी कभी ना आ पाए और हम वैक्सीन भी हमें चेंज करनी पड़े और ये वेरिएंट्स आते रहे। लेकिन अगर इसका म्यूटेशन थोड़ा भी थम जाता है और हमें थोड़ी बहुत इसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, तो मोस्ट धीरे धीरे जो वेव्स आएंगी वो छोटी होती जाएंगी और उसके बाद वो डिजीज पैंडेमिक ना रह जाए, एंडेमिक हो जाएगी। मतलब कहीं कहीं थोड़े थोड़े आउटब्रेक होंगे किसी एक स्मॉल एरियाज में, और धीरे धीरे ये चीज जैसे हम स्वाइन फ्लू हो गया था वैसे ही। अभी क्या ये वायरस कितना म्यूटेट रहेगा या इसके इम्यूनिटी रहता है, नहीं सक्सेसफुल रहता है, और नेचुरल इन्फेक्शन से कितनी इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन डॉक्टर रजनीश, आप चौथी वेव को लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या चौथी वेव जो पहले की वेव आ चुकी है क्या उनसे कम खतरनाक साबित होगी? क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे के मुकाबले अब तो देखें तो काफी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये प्रभावशाली साबित हो सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेड तो यही है कि ये चौथी वेव उतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और नेचुरल इन्फेक्शन से भी लोगों में इम्यूनिटी आ रही है। और अभी तक फॉर्चुनेटली जो देखने को मिल रहा है वो भी यही है कि डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट या सीरियस डिजीज रेट कम है। और नेचुरल हिस्ट्री भी यही होती है कि धीरे धीरे जो सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं वो और छोटी होती जाती है और धीरे धीरे ऐसे वेव्स आने के बाद वो डिजीज कम हो जाती है। तो अनुमान यही है कि वेव इतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई नया म्यूटेशन आ जाता है तो वही चीज है कि अगर कोई भी ऐसा म्यूटेशन आता है जिसके प्रति हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है और ऐसा वेरिएंट आ जाता है तो फिर उसमें समस्याएं आ सकती हैं। बट अनुमान यह है कि ये चौथी वेव इतनी खतरनाक नहीं होगी जैसे सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर, अभी तक हम कोविड को लेकर बात करें तो पिछले दो से ज़्यादा साल का वक्त हो चुका है। ये बिल्कुल एक वेव्स की तरह काम कर रही है। एक वक्त ऐसा होता है जब कोविड अपने पीक पर होता है, फिर उसके बाद में तमाम पाबंदियां लागू की जाती हैं, उसके बाद में इसके आंकड़े धीरे धीरे करके घटने लग जाते हैं, उसके बाद में फिर एक वक्त आता है कि अपने पीक पर होता है। एक तो उसके पीछे ये फैक्टर माना जा रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, फिर उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता।
तो एक तो इसका फैक्टर ये हो गया, इसके पीछे क्या आप और भी कुछ बड़ी वजहें देखते हैं जिसके चलते कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर आखिर क्या कारण है कि ये बिल्कुल एक वेव की तरह ही काम करता है कि एक वक्त होता है जब बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं आंकड़े और फिर उसके बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल न्यूनतम का स्थिति में कोविड के आंकड़े होते हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा एकदम सही कहा कि जैसे एक वेव आती है तो अचानक से लोग सारे प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं और वो वेव धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रिकॉशंस हटते हैं तो लोग अपना मास्क हटा देते हैं, अपने प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, मिलना जुलना बढ़ा देते हैं। उसके साथ ही साथ एक रीजन तो है ही, साथ ही दूसरा एक बड़ा रीजन है नए वेरिएंट। जैसे हमने देखा कि ओमाइक्रॉन एक नया वेरिएंट आ गया, तो जो थर्ड वेव आई उसकी वजह से, क्योंकि ओमाइक्रॉन के प्रति इम्यूनिटी नहीं थी, हमारे जो पहले की वैक्सीन थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी ओमाइक्रॉन के प्रति। तो जैसे ही एक वेव बनते हैं प्लस लोग भी लापरवाह होते हैं, तो इन दोनों वजहों से फिर से थर्ड वेव आती है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि एक्सी वेरिएंट या ओमाइक्रॉन के सब वेरिएंट BA1, BA2, BA4 इस तरह के वेरिएंट आ रहे हैं। तो जैसे BA2 ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो जैसे ही नए वेरिएंट आते हैं उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो जल्दी जल्दी फैलने लगते हैं और लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। और दोनों कारणों से फिर नई वेव आ जाती है। तो एक तो इसका फैक्टर ये हो गया कि लोग लापरवाह होते हैं, दूसरा वेरिएंट में बदलाव होना एक बड़ा कारण जिसके चलते कोविड के आंकड़े बढ़ते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे करके घटने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी एक देखा जा रहा है कि कोविड के आंकड़े जब बढ़ते हैं तब में सिर्फ सरकार के पास में एक ही सॉल्यूशन होता है कि पाबंदियां लागू कर देना। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर दिया जा रहा है, बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन भी हो चुका है। उस बाद क्या पाबंदियां लगाने के अलावा कोई और इसका रास्ता नहीं है जिसके चलते कोविड के आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि अगर ये पाबंदियां यूं ही चलती रही तो देश की अर्थव्यवस्था कभी भी फिर पटरी पर नहीं आएगी। थोड़े से आंकड़े बढ़ते हैं, उसके बाद में स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, तमाम क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या ये सख्ती के अलावा कोई और सोल्यूशन आप देख रहे हैं? जी देखिए, बेस्ट सोल्यूशन तो वही है जैसे हमने बोला कि हम कॉन्शियसली इन सब चीजों को फॉलो करें। सरकार को पाबंदी लगाने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि भाई मास्क लगाइए, फाइन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। बट हमारा देश इतना बड़ा है और हमारी जनसंख्या इतनी हेटेरोजेनस है कि सब लोग की सोच एक समान नहीं हो सकती। तो स्पेशली भारत जैसे देश में पाबंदी लगाना एक सही स्टेप है, क्योंकि हमेशा 100% लोग कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। तो एक लिमिट के बाद वो सरकार का निर्णय है कि किस स्तर के बाद, कितने केसेस बढ़ने के बाद या कितने परसेंटेज राइज होने के बाद, लेकिन 1% जब वो क्रॉस कर जाएगा, एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो पाबंदी लगाना डेफिनेटली जरूरी हो जाता है। क्योंकि केसेस रोकने के लिए एक ही तरीका हमारे पास कि हम मिक्सिंग को रोकें, वायरस का ट्रांसमिशन को रोके, क्योंकि वायरस से मल्टीप्लाई करता है, इंसान के शरीर के बाहर नहीं मल्टीप्लाई करता। ये वायरस का बेसिक नेचर है कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ह्यूमन बॉडी ही चाहिए। तो जब उसको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी तो ही उसका ट्रांसमिशन कम होगा। तो एकमात्र यही तरीका मल्टीप्लाई करने से रोकने के लिए कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को हम कम करें। अब वो हम खुद से कर सकते हैं तो बेस्ट है, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए पाबंदियों को प्रयोग करें। यानी कि आंकड़े कम हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमको कोविड की गाइडलाइन कभी हम सरकार द्वारा लगाई गई सख्ती को रोक सकते हैं। हमारे साथ पे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर रजनीश आपका बहुत शुक्रिया। तो कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सवाल इस बीच यही कि आखिर क्या फिर से पाबंदियां लागू होंगी? हालांकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आने वाली वेव कम खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आगे की क्या स्थिति होगी और कोविड को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।